अच्छा, उसका भी फॉर्म आ चुका है यूपीएस का, ईएस देहरादून वाले का। ठीक है, भर तो सकते ही हो। ठीक है, कुछ हद तक पेट्रोलियम के अंदर। चलो देहरादून में, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस 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 बस। तो सुन लो भाई, आज की क्लास में लगभग 50 सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और सारे ही रीजनिंग बेस्ड सवाल होंगे। मस्ती से ध्यान से चीज़ों को सुनने और समझने की कोशिश करो और अपने ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को चेक कीजिए, ठीक। मैं इसमें उतनी ही लाइन लिखूंगा जितने बोर्ड में लिखने की आवश्यकता है। सुनो, उल्टा बोल दिया मैंने। इसमें उतनी ही लाइन लिखूंगा जितना समझने के लिए आवश्यक है, लेकिन बोर्ड में नंबर लेने के लिए इससे ज़्यादा 2 4 5 लाइन लिखनी होती है। आप लोगों को पता ही होगा। मैंने बोला इट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बोर्ड में कैसे लिखोगे? फलाना इज़ मोर सॉल्युबल देन फलाना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात समझे? मतलब कि एक आध लाइन उसमें ऐड करके आप लोगों को लिखनी होती है। तो बहुत ध्यान से देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इधर आएंगे सभी, एक बार देखना रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने इसमें आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रीजनिंग पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। जितनी आवश्यकता होगी उतना ही मैं लिखूंगा, उतना ही बोलूँगा, ठीक। आप लोगों को बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना है। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। सवाल कहता है द बॉन्ड एंगल ऑफ एल्कोहल इज स्लाइटली लेसर देन द टेट्राहाइड्रल एंगल, दिस इज 109.28 मिनट। सी, ये कह रहे हैं जो एल्कोहल है, मान लेते हैं ये O है, ये H है और एक ये H है। आप लोग जानते हो उसके पास ना 2 लॉन पेयर होते हैं, जबकि टेट्राहाइड्रल इज लाइक CH4। इसके पास कौन सा लॉन पेयर? कुछ नहीं। तो यहाँ जो एंगल पाया जाता है इट इज़ अराउंड 109.28 मिनट, राइट। लेकिन जो ये वाला एंगल पाया जाता है प्यारे बच्चों, दिस इज अराउंड 107। तो ये एंगल कम पाया जाता है किससे? इससे। उसका जो रीज़न है, उसका रीज़न है ये जो लॉन पेयर है और जो ये वाला लॉन पेयर है, यहाँ पर LP रिपल्शन होता है। लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन। इसकी वजह से एंगल क्या हो जाता है? कम। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो बीच में ऑक्सीजन है ना, यहाँ बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऊपर लॉन पेयर है, ये बीच नीचे क्या है? बॉन्ड है। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, नीचे वाला एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब कभी भी लॉन पेयर्स में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा जी? कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला सवाल आता है, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है फिनॉल की, ये कम होती है एज कम्पेयर टू द एल्कोहल। क्या सेंस है इस बात को समझना? सेंस ये है कि ये मेरे पास फिनॉल है, इसमें ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में ये वाली बॉन्ड लेंथ के बारे में बात हो रही है। और नॉर्मल अगर कोई एल्कोहल है तो कुछ ऐसा ले लेते हैं। बोला गया है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये कम है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन। वाई? तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है सर। यहाँ पर है लॉन पेयर और लॉन पेयर आ जाता है कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेशन में आने की वजह से यहाँ बन जाता है पार्शली डबल बॉन्ड। क्या बन जाता है? पार्शली डबल बॉन्ड। ये तो टिपिकली सिंगल बॉन्ड है। तो आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है कि फिनॉल के अंदर होता है पार्शली डबल बॉन्ड। तो बस ये लिखोगे ड्यू टू पार्शली या पार्शली डबल बॉन्ड। और इसका जो लॉजिक है, इसका जो रीजन है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रज्जो, यानी कि रेजोनेंस। यानी कि रेजोनेंस इसका मेजर या मैं कहूँ बेसिक रीज़न है कि यहाँ पर क्यों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है कार्बन ऑक्सीजन की? कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ द एल्केन्स। तो कभी भी एल्कोहल से रिलेटेड सवाल आए ना, तो आप लोग एक ही अपने जीवन में बात याद रखेंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक लाइन और ऐड कर दिया करो, इंटरमॉलिक्यूलर, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी आ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जो एल्केन्स होते हैं ये सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं। और प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या पाया जाता है? वेंडर वॉल फोर्स। क्या पाया जाता है? वेंडर वॉल फोर्स। यही रीजन है
कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है एल्कोहल का ज़्यादा एज कम्पेयर टू एल्केन्स या एल्कीन्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा डेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आसानी से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और मुझे लगता है इसको नोट करने की ऐसे आवश्यकता नहीं है, दिमाग में छप जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कह रहे हैं जो ब्रांच एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, और मैं कह सकता हूँ स्ट्रेट चेन एल्कोहल। इसी को इस तरीके से लिखा गया है कि जो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है और एन ब्यूटाइल एल्कोहल है, इनमें से एन ब्यूटाइल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि टर्सरी ब्यूटाइल का क्या हो जाता है, कम। पहले मैं बना लेता हूँ, ये टर्सरी ब्यूटाइल दिखता कैसा होगा, ऐसा दिखता है, जबकि नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल का मतलब है कुछ ऐसा। आप लोग देख पा रहे हो, ये रूल बहुत पुराना है प्यारे बच्चों, कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इतना डेटा क्लास के सही बच्चों को क्लियर होगा कि सर इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक ब्रांच और दो ब्रांच, और यहाँ देखें तो कोई ब्रांच नहीं, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो आप लॉजिक रीजन साथ के साथ जो है समझ पा रहे होंगे, आसानी से ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, क्या ये डेटा क्लियर हो रहा है सभी को, बताएं। ईश्वरी, ईशांत, निमिषा, प्रखर, शुभ, विनीशा, युविका, बता बेटा क्लियर। अगला सवाल आता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का कंपाउंड आप लोगों के जीवन में पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं वो सही ऑर्डर है। कहा कह रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दिया है बेसिकली, है ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले कौन, जो सबसे छोटा होगा। और मैंने आपको बोल रखा भैया एल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड नो डाउट इसके अंदर भी होता है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या रहती है, थोड़ी सी कम रहती है। इसके बाद इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पोलैरिटी रहती है, डाइपोल फॉर्मेशन होती है ईथर के अंदर। और अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो, तो मैं यही कहूँगा कि वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर देयर, उसके बाद डाइपोल होने की वजह से पोलैरिटी आई है। तीसरा जो फैक्टर है वो CH3CHO है, और चौथा यानी कि लास्ट जो है मेरे पास वो क्या होगा, कंपेरेबल मास ऑफ एल्कोहल हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड एंड ईथर। इसका जो लॉजिक है, इसका जो रीजन है, फिर से वही आ जाता है कि सर इसके बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा। हाँ ठीक है ना, तो ये डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी, है ना। आसानी से बात क्लियर है सर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रीएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आप लोगों को लिखना है। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने लिखा ये H, मैंने लिखा ये C, मैंने लिखा ये डबल बॉन्ड O, और ये लिख दिया मैंने H। जबकि दूसरे ही शब्दों में मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की है, और तीसरे में मैंने इसको कीटोन बनाने की कोशिश की। आप बस एक बात समझ लीजिए, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पर ज़्यादा प्लस होगा, दैट्स इट। और भैया ज़्यादा प्लस कहाँ होगा, ज़्यादा प्लस वहाँ होगा जहाँ पर प्लस को कम करने वाले ना हो कोई। यहाँ इधर मूव करने पर यहाँ प्लस बनता और हाइड्रोजन ना लेता ना देता। सुनो जो मैंने बोला उस शब्द को सुनो, ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता। हाइड्रोजन प्लस आई में भी है, हाइड्रोजन माइनस आई में भी है, क्योंकि हाइड्रोजन एक रिस्पेक्टिव, या मैं बोलूँ उसकी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बाकी एलिमेंट्स को क्या दिया है, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट दिया है, राइट। अगर ये बात सही है सर की, तो इसका मतलब यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो ये वाली बात प्लस, और यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो ये वाली बात प्लस बनेगी। प्यारे बच्चों अगर मैं CH3 ग्रुप को देखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो गया, कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर। और यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब सर की एक बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो, प्लस को प्लस स्टेबल करता है, प्लस को प्लस क्या करता है, स्टेबल करता है। इस प्लस को कौन स्टेबल कर रहा होगा, प्लस, अगर कोई डोनर है। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कम प्लस चार्ज हो गया टेक्निकली, है ना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गया। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कहाँ अटैक करना चाहेगा सर, सबसे पहले यहाँ अटैक करना चाहेगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। ऐसा भी आप लोग अपने दिमाग में बना सकते हो कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हैं कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है दैट आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एरोमेटिक सिस्टम। समझ रहे हो, भावनाओं को समझ पा रहे होंगे आप लोग। और सुनो, एक एलिफेटिक कीटोन है और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है,
तो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स एनी काइंड ऑफ, मतलब किसी भी टर्म के अंदर एल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? इसका मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को भाई, बात समझ में आ रही है पक्का। नेक्स्ट है ईथर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। अगेन एल्कोहल के बारे में बात हो रही है। एल्कोहल का जीवन सीधा सीधा स्टार्ट हो जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और जो हमारे पास ईथर है, कहाँ गया ईथर जो है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है ना वो है पोलैरिटी का। देखो डाइपोल मूवमेंट, सॉरी यहाँ जो पोलैरिटी आई है इट इज़ बिकॉज ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये डाइपोल मूवमेंट की वजह से पोलैरिटी आई है, जबकि यहाँ जो पोलैरिटी आने का रीज़न है वो कौन है बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। आसानी से बात समझ में आ गई होंगी। एल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टियन बेस और प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक्सप्लेन। सिंपल सी बात है यार, एल्कोहल क्या होता है? आर है, ये ओ है, ये एच है भैया, इसके ऊपर होते हैं लॉन पेयर, होते हैं कि नहीं होते? अब जैसे ही इसको H प्लस आयन दिखता है तो ये लॉन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। और लॉन पेयर को डोनेट करने वाला होता है लिविस बेस, होता है कि नहीं होता? बोलो भाई। और H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है बेटा जी? ब्रॉन्स्टेड बेस। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो। तो इसका मतलब क्या हो गया? सुनो, जो H प्लस आयन को डोनेट करे वो एसिड होता है, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है? बेस होता है। 3 थियरी थी आयनिक इक्विलिब्रियम में, अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लिविस। लिविस ने बोला था लॉन पेयर को डोनेट करने वाले कौन होंगे? बेस। एक्सेप्ट करने वाले कौन होंगे? एसिड। अर्हेनियस ने क्या बोला था? H प्लस आयन को डोनेट करने वाले एसिड और OH नेगेटिव आयन को डोनेट करने वाले बेस। लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था? जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस लेगा वो बेस। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे वाई इट इज़ नोन एज ब्रॉन्स्टियन बेस। तो इतना डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इट कैन डोनेट द H प्लस आयन, इट कैन डोनेट देयर लॉन पेयर और एक्सेप्ट द H प्लस आयन। दैट्स वाई इट इज कंसिडर एज ए लिविस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस। बोलो गेम समझ में आ रही है पक्का? तो यहाँ तक डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एल्कोहल आर वीक एसिड देन दैट ऑफ वाटर। सिंपल है, एल्कोहल पानी से ज़्यादा वीक क्यों है? तो देखिए एल्कोहल क्या होता है? ROH और पानी क्या होता है? HOH। आप एक बात बताओ, R का इफेक्ट क्या होता है? क्या प्लस आई होता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? करता है नहीं करता? भाई लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब याद करो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट बढ़ने का मतलब ही क्या है? एसिडिक करेक्टर का कम होना, हाँ या ना? और एसिडिक करेक्टर का कम होने का मतलब क्या होगा बेटा जी? बेसिक करेक्टर का बढ़ना। अरे हाँ या ना? बस यही तो पूछा था कि क्या होते हैं, ज़्यादा बेस या कम एसिड? ज़्यादा बेस या कम एसिड? पेपर में ये लिखना है, एल्कोहल आर वीकर एसिड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन एल्कोहल। प्लस आई बिल्कुल लिखोगे, प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या बन जाते हैं बेटा जी? वीक एसिड, या मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करना लग देते हैं, मोर बेसिक करेक्टर शो करने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट पूछा गया है, अरेंज द एसिडिक ऑर्डर ऑफ 1 2 3 आइसोमेरिक एल्कोहल। अच्छा, आइसोमेरिक एल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर बताना है, बता पाओगे? क्या बोला गया है? समझ में आ रहा तुम्हारा क्या सवाल है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, डिग्रीज ही पूछा गया है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे सर? जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी कम क्या पाई जाएगी बेटा जी? एसिडिटी। तो जो 3 आइसोमेरिक होगी उसकी एसिडिटी क्या होगी? कम होगी, देन 2 देन 1। सवाल समझ में आया आप लोगों के? OH ग्रुप के साथ जितने एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वो उसका बेसिक करेक्टर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, या मैं कहूँ कि उसका एसिडिक करेक्टर क्या करेंगे? घटाएंगे। उसका एसिडिक करेक्टर क्या करेंगे? घटाएंगे। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, किससे? एल्कोहल से। देखो प्यारे बच्चों सीखने की कोशिश करो, भाई फिनॉल है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये O है, ये H है, और ये इथेनॉल ले लेते हैं CH3CH2OH। कल परसों ये बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि यहाँ से जब कभी भी H प्लस आयन को बाहर निकालोगे
तो एक कंपाउंड बनेगा जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। याद आ रहा है? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फिनॉक्साइड आयंस, फिनॉक्साइड आयन। जबकि यहाँ से जब आप H+ आयन को बाहर निकालोगे तो इसे इथेनॉक्साइड आयन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल आयंस कौन सा होगा बेटा? यही होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है रज्जो। उसका क्या रीजन है? रज्जो, रेजोनेंस। ड्यू टू द रेजोनेंस इन द फिनॉल it can easily release their H positive ion and behave like acid or the strong acid or more acidic as compared to the ethanol or the normal alcohol। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने बोला फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि जब वो अपना एक H+ आयन देता है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज है। वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, बहुत ध्यान से आगे देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। प्रोपेन 1 ऑल, 4 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बना लेते हैं। प्रोपेनॉल 1 2 3 और ये OH, सही है क्या? 4 मिथाइल फिनॉल, ये फिनॉल बना ले, अच्छा फिनॉल बना लेते हैं। और 4 पे क्या बना लेते हैं बेटा जी? मिथाइल ग्रुप, फिनॉल। ठीक है, अब ये मौका तुम्हें दिया जाएगा भाई। 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये OH है, ये 3 पर है, कॉमा ये 5 पर है, डाई नाइट्रोफिनॉल। लास्ट में मेरे पास आता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मतलब समझ रहे हो पिक्रिक एसिड के बारे में बात हो रही है भाई। पिक्रिक एसिड तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, इसमें क्या ही बताना। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अब आप लोगों को बताना है इसमें एसिडिक ऑर्डर, जल्दी से बता दो भाई, बहुत जल्दी से बताने। ये कह रहे हैं बच्चे यही है, यही होगा। देखो कैसे आप कहोगे? सर आपसे पूछा है एसिडिक ऑर्डर बता दो, तो सर बिल्कुल सही है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ इसी ऑर्डर में आंसर होने वाला। कैसे पता लगता है सर? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा बेटा जी? एसिडिक करेक्टर। यहाँ 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी नहीं है, और ये तो डोनर है, और ये तो भैया 3 डोनर है। तो इसलिए आप लोग समझ पाए, बेसिक ऑर्डर जस्ट उल्टा और एसिडिक ऑर्डर जिस तरीके से मैंने लिखाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऑर्थो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर देन दैट ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक्सप्लेन। देखो बड़ा सुंदर है, बोर्ड के अंदर जब सवाल पूछा जाता है ना तो इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन इस सवाल की लैंग्वेज को अगर मैं चेंज कर दूँ, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश सेपरेशन टेक्निक कोई पूछने लगे, तो उस केस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको सेपरेट करने के लिए आप लोग डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कहूँ, ऑर्थो और पैरा के बारे में कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये एक फिनॉल बना दिया सर ने, और ऑर्थो पोजीशन पर अगर मैं देखूँ तो ये मैंने बना दिया आप लोगों के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही केस अगर मैं पैरा पे बनाने की कोशिश करूँ तो आप लोग समझ पा रहे हो कि पैरा के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो डेटा कुछ ऐसा नज़र आएगा। देखना क्या मैंने सही बनाया या कुछ गड़बड़ की है, बताओ। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटर या इंट्रा? तो आप कहोगे सर यहाँ आपने 2 मॉल यूज़ किए हैं तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा बन रहा होगा? इंटर। जबकि ये कैसी बन रही होगी बेटा? इंटर। आप बताइए दोनों में से विच वन इज़ मोर स्टेबल? इंटर ऑब्वियसली। कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? इंटर। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। आप रिएक्शन मिक्सर में टेम्परेचर दे रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो पता लगेगा कि एक को जल्दी उड़ा पाएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन है, और दूसरे वाले को रिटेन कर पाएंगे। तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन मेथड है। मोर स्टेबल देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका फोटो बनाना पड़ेगा इस, हाँ बिल्कुल, सीबीएसई का मतलब यही है भैया, पूरा उनको ज्ञान पूरा प्रॉपर दो। रिकॉर्ड कर दे इस बात को, थोड़ा सा एज वाले एक्सपीरियंस टीचर होते हैं तो वो क्या काम है ना, तो वो क्या काम करते हैं, वो बेसिकली ये
हाँ, वो बेसिकली उनको अपने वाला ही समय याद होता है, उनको लगता है एक एक शब्द लिख दे बेटा, कॉमा भी ना लगाए ना तो नंबर काट देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और घर से लड़के भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो परेशान होके चेक कर देते हैं। अब तो नहीं होता। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा, उसके फादर जो है हरियाणा बोर्ड में टीचर थे, और जो है ना वो खुद बताता था कि पापा कॉपी कैसे चेक करते हैं, ऐसे लाते हैं घर पे और ऐसे उड़ाते हैं, और जो ऊपर पंखे पे लटक गया वही पास है, बाकी सब फेल। आप सोचो क्या समय रहा होगा वो, है ना। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों से। तो ऐसा भी हुआ है ज़माने में। तो आप देख लो हालत कैसी हो गई हरियाणा बोर्ड की। मतलब मैं अपनी बातों को वापस नहीं ले रहा, सही कह रहा हूँ इसमें झूठ क्या है। चलो, हाँ यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो, कोई बात नहीं, आप ट्रोल नहीं करोगे, अच्छे बच्चे हो, और इसमें गलती क्या है चलो, अब ये अगली स्लाइड बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाली देख लेते हैं। देखना है क्या कह रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना है इस बात को। एक्सप्लेन द फैक्ट डेट अराइल एल्काइल ईथर। अराइल एल्काइल ईथर का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुन लो, एराइल अल्काइल ईथर, उसमें पहले पूछा है एल्कॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट पूछा है इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट और टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, देखो सवाल क्या पूछा हुआ, इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, शब्दों पे ना जाओ। बस ये पूछना चाह रहा है कि इन्होंने ये पूछा है अराइल मतलब एक रिंग है, फिर बोला एल्काइल, फिर बोला ईथर। भाई इसका ईथर तो ऐसे ही बनेगा यार, हाँ या ना में जवाब। एनिसोल टाइप की कोई फॉर्मेशन है, और इस पर होता भैया लॉन पेयर, होता या नहीं होता? आप जरा याद करो पुरानी बातें, जब फिनॉल होता था तो प्यारे बच्चों फिनॉल पर हम लोग क्या काम करते थे। फिनॉल का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लास 11th में बनाया होगा तो ये आगे जाता था और ये आगे, ऐसा करने पर यहाँ वाली पोजीशन पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, डबल बॉन्ड आ जाता था ऊपर पॉजिटिव और ये ऐसे। अब 12th क्लास का बच्चा जानता है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना देगा तो कौन सा चार्ज होता है उसके ऊपर? प्लस। कार्बन अगर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो कितना चार्ज होता है? माइनस। अब हम लोग तो रेजोनेंस की दुनिया ही बदल चुके हैं। आज की डेट में कोई मुझसे कहे रेजोनेंस पढ़ाओ तो 11th क्लास के बच्चों को तो पढ़ा लूँगा, 12th वाले बच्चों को मैं पढ़ा ही नहीं पाता रेजोनेंस। मैं तो एक बात कहता हूँ सीधी सीधी, देख भाई, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाए तो 0 चार्ज होता है उसमें। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाने लगे ना तो इस पर माइनस चार्ज होता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाने लगे तो प्लस, औकात से कम बनाए तो माइनस। यही तो हुआ है, देखो क्या ये अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा तो प्लस, क्या अपनी औकात से कम बॉन्ड नहीं बना रहा माइनस। जो चार्ज ऑर्थो पर आता है ना वही घूम के फिर पैरा पे आता है। 2 ऑर्थो होती है, 1 पैरा होती है। तो ये डेटा क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ रहा है। अब जरा शब्दों को समझो इसके। अब कह रहा है एल्कॉक्सी ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप, समझ रहे हो? ये यहाँ पर और यहाँ पर क्या जनरेट कर देगा बेटा जी? नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब सुनो, एल्कॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। सर एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, बात को बहुत ध्यान से सुनो। देखो किसी का काम है नफरत करना, उसको डीएक्टिवेट कब करोगे? जब उससे बहुत प्यार भरी बातें करोगे, फैक्ट बात है। और उसको मतलब ज़रा नेगेटिव वो हो जाएगा साउंड, हटा देते हैं इस एग्जाम्पल को, कुछ और सोचते हैं ना। आप ऐसे समझो नहीं एडिट क्यों करना अभी, मतलब सेंस समझो, सुन लो ना, सुन लो क्या मतलब बेकार की भावनाएं हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं इसके अंदर। सीधी सीधी बात समझो, बेंजीन रिंग खुद में ही इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज है। सुनो, बेंजीन रिंग खुद में ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस। अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन देगा ना तो बेंजीन खुश होता है, तो फिर हो जाता है एक्टिवेट, किसके प्रति? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई? और उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस ओ ने जिसके पास लॉन पेयर है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे के क्या कर रहा है इस समय? बताओ, एक्टिवेट कर रहा है। देखो वही तो पूछा है, क्या पूछा है? एल्कॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यस। और दूसरी बात, इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट। अब बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा? सर यहाँ पे या तो यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिए। सर बोर्ड में सवाल आ गया, आंसर लिख के दिखाओ। देखो क्या करोगे, कौन सा? एल्कॉक्सी ग्रुप। सीधा सीधा क्या लिखोगे? सर जो एल्कॉक्सी ग्रुप है ये इंक्रीज करेगा क्या?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। इसका मतलब बेंजीन को क्या कर देगा बेटा जी? बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा। देखो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, एक्टिवेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एंड जो एल्कोक्सी ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज किया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब दूसरा पॉइंट भी इसमें कंक्लूड हो चुका है कि इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्सटीट्यूशन टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग बोर्ड में इसका आंसर लिख के आने वाले कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को एल्कोक्सी ग्रुप बढ़ा देता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, इसलिए बेंजीन रिंग को भी एक्टिवेट करता है और ऑर्थो पैरा पोजीशन को भी एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। दोनों ही बातें इसके अंदर जो है आ रही होंगी। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझे भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल, वेरी नाइस, ईथल react with HI to form the methanol and tertiary butyl iodide, explain why, very important। चलो भैया सीखो। कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा इसका, जिनको ऐसा लगता हो कि सर ने आज CBSE की क्लास गलत रख ली, आज सर को वही पढ़ाना चाहिए था एंट्रेंस। बोलो भाई आंसर दो इस सवाल का, मैं फोटो ही बना देता हूँ। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है ये, 1 2 3 4 OC। ठीक है भाई, जब इस पर HI की रिएक्शन करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होता है, बड़ा बड़ा छोटा छोटा। याद आ रहा है? याद तो आ रहा है सर, आंसर बता दो बस अब, ऐसा क्यों हुआ? यही पूछा है ना, एक्सप्लेन। बोर्ड में लिख के आना क्यों, क्या होता है, होता है ये। हाँ क्यों हुआ ये, लॉजिक होगा ना इसके पीछे। पता भाई? अनिरुद्ध बोलो। नहीं, रीजन बताया था मैंने। बोलो अनन्या। खत्म हो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, है ना। मुझे वो वाली बात याद आ रही है, ना तो रहे एंट्रेंस के ना रहे CBSE के, दोनों ही चीज़ों में ख़त्म हो जाए। हैं क्या बात कर रहे हो? मैंने पढ़ाया हुआ, नोट्स उठा लेना। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैंने बात बताई होगी कि HI रिएक्ट कर रहा है तो नॉर्मली SN2 को फॉलो करता है ना, लेकिन जो टर्सरी आता था उसमें क्या हो जाता था, SN1 फॉलो हो जाता था। उसका रीज़न ये है कि जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फेवर हो जाएगा, SN1 रिएक्शन फेवर हो जाएगी। तो फिर जो I नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, उसी कार्बन सेंटर पर। इसीलिए फिर ट्रिक बताई थी, बड़ा बड़ा छोटा छोटा। नहीं बात समझ में भाई, 1 डिग्री, हाँ वही बात है ना, वही ट्रिक ही याद रह गई बस। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? बताओ, युविका, शुभ, प्रखर, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? द रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है दैट इज़ फेवर्ड बाय SN1। किसके थ्रू चल रहा है ये? SN1 के थ्रू चलेगा। बोलो गेम समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, बात समझ में आई? SN1 क्या होता है ये बात समझ ले। मैं भूल जाता हूँ कि तू बैठा हुआ है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को फॉलो करता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। हाँ ध्रुव समझ में आ गया पक्का? चलो नेक्स्ट आता है, कमर्शियल इथेनॉल इज मिक्सड विद द कॉपर सल्फेट एंड पायरिडीन। लो भैया इस सवाल का जो बच्चा आंसर बताएगा अतिशय प्रिय, बताओ, समझ ले लो, 1 मिनट लगाओ। देखो भाई इस सवाल का सीधा सा आंसर है, एक बात समझो, सुनो। मान लो अभी तुम फरीदाबाद में हो और दारू का एक जो है ट्रक भर के तुम्हें भेजना है बिहार। बिहार में तो बहन है सर, है ना, चलो पंजाब भेज लो। अब सुन तो लो, अब तुम्हें पता है कि रास्ते में ड्राइवर भी है और लोग भी हैं, तो क्या काम करेगा वो? ऐसे डालेगा उसमें एक मग्गा और बाहर निकाल के पी लेगा, है ना। तो आपको उसको पीने के लिए अनफिट बनाना है सबसे पहली बार। तो आप लोग क्या काम करेंगे, उसमें CuSO4 डाल देंगे और पायरिडीन डाल देंगे। एक तो स्मेल खराब हो जाती है उसकी, ठीक है, मतलब इसमें एल्कोहल का डीनेचुरेशन कर देते हैं, फर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा सा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग,
हाँ, टू मेक इट अनफिट फॉर यूज। डीनेचुरेशन, हाँ हाँ हाँ, सब बन सकता है, ठीक है ना। अनफिट फॉर यूज, या मैं कहूँ डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, राइट। सुन लो, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। सी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, सवाल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को पक्का। उसके बाद इसको क्या काम करना, हटाना है। कॉपर सल्फेट को जो डाला हुआ है और पैराडिन को जो डाला हुआ है उसको हटा देना, बन जाएगा फिट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक्सप्लेन वाई एल्कोहल कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन द वाटर देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। देख पा रहे हो आप लोग, एल्कोहल का सवाल आए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा कौन बोल रहा है भाई, ये इंटरमोलिकुलर एचबी, क्लियर भाई, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन द अराइल एल्काइल ईथर। ये तो सेम सेम आ गया। चलो भैया नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से सेम तो नहीं है। अनलाइक फिनॉल एल्कोहल आर इजिली प्रोटोनेटेड, एक्सप्लेन। नहीं, कहाँ है सेम, कुछ भी। क्या है भाई सवाल, बता, ध्यान से सुन ले पहले सवाल। अनलाइक फिनॉल एल्कोहल आर इजिली प्रोटीनेटेड, क्या सेंस है इस बात का, किस पे। बोलो। हाँ, तो यही तो रीजन बोलना था इसमें कि भैया यहाँ पर है मेरे पास ये अल्कोहल और ये है मेरे पास फिनॉल। आपसे पूछा है कौन जल्दी से प्रोटॉन को ले लेता है, ये पूछा हुआ है? हाँ, प्रोटीनेटेड मतलब कौन H प्लस आयन को गेन कर सकता है इजीली। तो दोनों में से अगर मैं कहूँगा तो इसका लॉन पेयर इजीली क्या हो जाता है, डोनेट हो जाता है H प्लस आयन को, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यहाँ जो लॉन पेयर है आगे डोनेट ना होकर किस पर मूव कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से कॉन्जुगेशन कर रहा है, या मैं कहूँ रिंग पर जा रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सुनो, फिनॉल का कोई सवाल आए ना CBSE के अंदर तो थोड़ा सा थम जाया करो, उसका रीजन कहीं ना कहीं घूम के कहाँ पहुँच जाएगा बेटा जी, रेजोनेंस पे पहुँच जाएगा। किस पर पहुँच जाएगा, रेजोनेंस पे पहुँच जाएगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, यानी कि वही HI की रिएक्शन है, इज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। 3 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री एल्कोहल है, जल्दी बता दो। SN2 को फॉलो अगर ये कर रहा है तो किसको फॉलो, मूवमेंट किसको हो जाएगी बेटा जी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को। याद रहे एल्कोहल है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा जी, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। वही स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन वाला गेम है, पुराना है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एनिसोल। अरे सुनो, एनिसोल क्या होता है, एनिसोल क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर OCH3, ये रिएक्ट कर रहा है HI से। बताइए क्या बनेगा, पहले खुद से ही सोच के बता दीजिए। सर बेंजीन के ऊपर फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होती है और साथ में क्या बन जाएगा, CH3I, नॉट आइडोबेंजीन। वाई सर, जो फिनॉल बनता है दिस इज मोर स्टेबल बाय द रेजोनेंस। फिनॉल बन रहा हो तो फिनॉल बनाओ, ये लिखा होता, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लॉन पेयर का रेजोनेंस के साथ स्टेबिलिटी हो जाती है रिंग के साथ। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अब जरा देखिए अगले सवाल, चलो, नेम द इंटरमीडिएट और द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन है बेटा, CCl2 याद कर लो, कार्बिन, याद आ रहा है। तो ये क्या हो जाता था, इंटरमीडिएट, और यही क्या होता था बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल होता था। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फिनॉल रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फेट्स गिव द मोनोब्रोमोफिनॉल, वेयर एस वाटर गिव द ट्राईब्रोमोफिनॉल। बहुत सिंपल बात है, कह रहे हैं कि जो फिनॉल है, सोचो आप लोग आंसर बताओगे इसका, जब इसकी रिएक्शन करता हूँ Br2 एक्वस के साथ तो क्या बनता था, याद कर। हाँ क्या बनता था, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनता था, वाइट कलर की PPT।
और अगर इसी की रिएक्शन अगर मैं करा दूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 नॉन पोलर रिएजेंट, ऑर्थो मत बोल, मोनो सब्स्टिट्यूट, ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, लेकिन मेजर क्या रहेगा, पैरा। रीजन बता दे। देखो भाई इसका लॉजिक देखो, देखते ही समझ में आना चाहिए अच्छे बच्चे को। एक बात बताओ, ये CH2 क्या नज़र आ रहा है तुम लोगों को, क्या तुम्हें ये नॉन पोलर नहीं नज़र आ रहा, बताओ। और ये एक्वस का मतलब ही क्या है, पोलर। अगर ये पोलर है तो फिनॉल तो खुद में ही पोलर है ना। तो ये क्या काम करते हैं, पोलर पोलर आपस में क्या कर जाते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक फॉर्मेशन हो जाती है और हाईली एक्टिव हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एक्वस। लेकिन नॉन पोलर होगा तो एक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, या मैं कहूँ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इसके स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। डेटा समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगला सवाल देखो, ईथर्स मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ द पोलर बॉन्ड दैट इज सिमेट्रिक ऑल्सो पोजेस सम नेट डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये पोलर होता है और इनके पास डाइपोल मोमेंट होती है, क्यों होती है, सुन ले। ईथर होता है कुछ ऐसे, यही है ना ईथर, सीधी सी बात है यार। डाइपोल मोमेंट दिखाई दे रही है मुझे, ये इधर फिर से खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट मुझे ऊपर नजर आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन है इसकी बेंड शेप। बेंड शेप, बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसकी बेंड शेप होने की वजह से ईथर का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। अच्छा सवाल है, ईथर का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स बेंड शेप। बोलो गेम समझ में आया, आसानी से समझ में आया? तो ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगला देखो, एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, देखो जरा, ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ क्या है बेटा जी, NO2 ग्रुप। यहाँ आ जाओ बेंजीन, यहाँ पर O है और यहाँ H है और यहाँ कौन है बेटा, OCH3। यार ये कैसा ग्रुप है सर, ये -R भी शो कर रहा होगा, -I भी। यहाँ देखें तो ये -I तो कर रहा होगा लेकिन +R भी शो करेगा बिकॉज ऑफ इट्स लॉन पेयर। और आप लोग जानते हो ना कि जहाँ ये माइनस माइनस इफेक्ट रहेगा वहाँ एसिडिक करेक्टर क्या रहेगा, ज़्यादा, बिकॉज ऑफ मोर -I एंड -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप एज कम्पेयर टू OCH3 ग्रुप। ठीक है ना, OCH3। ठीक है, ये भी लॉजिक ठीक है, लेकिन जो बोला गया उसको ही फॉलो करना है आप लोगों को। बोलो गेम समझ में आई सभी बच्चों को? सवाल है, फिनॉल इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन। फिनॉल इज मोर एक्टिव, फिनॉल क्या है, ये है फिनॉल, और ये ज्यादा एक्टिव है भाई। फिनॉल इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल आके कोई अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये है बेंजीन। ठीक है, सिंपल, अगर इस पर रिएक्शन होगी तो कितना सिंपल है। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर O है, ये H है, तो यहाँ से लॉन पेयर को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा कौन, लॉन पेयर ऑफ फिनॉल, या मैं कहूँ OH ग्रुप। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम यील्ड बनेगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? गेम समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी गई है रेजोनेंस की वजह से, और जबकि यहाँ पर कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप। गेम समझ में आ गया पक्का? इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ द ईथर बाय द एसिड एंड द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इज नॉट ए सुटेबल मेथड, एक्सप्लेन। बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं ईथर की प्रिपरेशन किसी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करके एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। उसका रीजन क्या है वो समझो। सुनो भाई, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ ये CH3 है, CH है, CH3, एक ही बारे में समझ लेना, परेशान ना होना ना करना। ध्यान से देखो, होता क्या है, जब मैं इस पर H2SO4 डालता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि एक एल को लिए, एक ऐसे, ये O है, ये एक H है, और सेम ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल दिखाई देगा मुझे, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं है भाई। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पानी निकले, 140 डिग्री पर H2SO4 डालूँ और यहाँ से पानी निकले और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन 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 O, कार्बन कार्बन कार्बन। लेकिन ये रिएक्शन ना हो पाए। ये 1 डिग्री के साथ तो फेवरेबल है, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ फेवरेबल नहीं है। उसका रीजन है कि यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस, OH और ये वाला H बाहर हो जाता है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई। ऐसा बाहर होगा तो क्या हो जाएगा सर? सॉरी, ये वाला एच नहीं, मुझे बोलना चाहिए अल्फा से ये OH और बीटा से ये H, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जो मैंने बोला वो शब्द पढ़ा दिमाग में या नहीं पढ़ा? मैंने बोला 2 डिग्री 3 डिग्री जो है सेकेंडरी टर्सरी, ये एडिशन करा ही नहीं पाते या सब्स्टिट्यूशन करा ही नहीं पाते। ये क्या करा लेते हैं? ये एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। एलिमिनेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस किसके केस में? 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि मैं जानता हूँ 3 डिग्री 2 डिग्री आर मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोल भाई, डेटा समझ में आया? अगर मैं इस पर और थोड़ा प्रकाश डालूं तो देख सीख। ऐसे तुम लोग देख रहे हो तो थोड़ी दया सी आ रही है कि यार मेरे ही बच्चे हैं। 1 2 और ये एक एल्कोहल है ना बेटा। अगर मैं इस पर H2SO4 डालता हूँ ना, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, तो होता क्या है, इसके ना 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे, OH और इसका OH एक और मॉलिक्यूल ऐसे। तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर होता है और ये क्या बन जाता है? कार्बन कार्बन O कार्बन कार्बन। आगे बात समझ में? ईथर बना कि नहीं बना? बताओ। लेकिन अगर यही काम कितने से कराया जाए? 2 डिग्री के साथ, तो ये वाला OH और इससे एक H ये बाहर हो जाता है और बीच में क्या आ जाता है? डंडा आ जाता है, एल्कीन फॉर्मेशन हो जाती है। इट इज़ वैलिड फॉर 1 डिग्री एल्कोहल ओनली। अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तभी आप ईथर बना पाओगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री से ईथर नहीं बनाया जाता। और यही टेम्परेचर अगर 1 डिग्री के साथ ही 170 कर दूँ तो सीधा एल्कीन बन जाता। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 140 पे क्या बन जाता बेटा जी? ईथर। लेकिन 170 पे 1 डिग्री ही किस में कन्वर्ट हो जाता? एल्कीन में। 110 डिग्री पे HSO4 बन जाता है उसमें, SO4H बोल दो, ठीक है ना। चलो अभी फिलहाल के लिए हम लोग आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाई इज प्रोपेनल हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। ठीक है यार, 1 2 3, यहाँ क्या है बेटा जी? 1 2 3 और 1 4। समझ में आ रही है बात? रीजन बता दो। रेजोनेंस भाई साहब, भाई समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही बताओ। तो यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसका? ज़्यादा है, डाइपोल भी बन रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा जी? ज़्यादा हो जाएगा। यार इतना तो मत गिरो यार, ठीक है ना। कह रहे हो कि एलिफेटिक पे रेजोनेंस हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई एल्कोहल कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल देन वाटर corresponding हाइड्रोकार्बन। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड एंड कीटोन possesses more dipole moment than ether. Why? एल्डिहाइड एंड कीटोन सुनो, इनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द ईथर्स। कैसे सर? एल्डिहाइड कैसे होता है? सुनो, यहाँ कार्बन है, ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H है। सही है क्या? बोलो, ऐसे ही तो है। और थोड़ा इसको वैसे शेप में बना लो तो ये CH3 है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H है। एक बात बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में से ज़्यादा कौन खींच रहा होगा? ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। या मैं कहूँ कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रही होगी? sp2। ये कितना रहा होगा बेटा जी? sp3। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसी की तरफ जा रही होगी। ये बात समझ में आ रही है सर क्या बोल रहे हैं बेटा? ये जो है इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो बोला sp3, इसके पास 3 सिग्मा है, 1 पाई है, मतलब सिग्मा ही काउंट करते हैं, sp2। तो बॉन्ड की मूवमेंट एक डायरेक्शन में। सेम केस कीटोन की बात करूं तो कीटोन में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है सर। यहाँ सर मूवमेंट और ज़्यादा हो रही होगी, हाँ या ना। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ जो है ना, यहाँ खींचने वाला कौन है बेटा जी? लॉन पेयर है यार, हाँ या ना। और मैं जानता हूँ ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है, ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है। यही रीज़न है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ईथर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आसानी से ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। आसानी से ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हो चुका क्या? नहीं ठीक है। आप क्या बोलेंगे बेटा जी? सबसे ज़्यादा इसका होगा, बोलो। उसके बाद बाई का होगा, फिर तीसरे नंबर पे ईथर होगा, चौथे नंबर पे ये होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए।
आसानी से देखो भाई इन अगले 2 सवालों को और बताओ मुझे क्या सवाल के आंसर आते हैं आपको। चलो भाई इसका आंसर बताओ। वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज सल्फ्यूरिक एसिड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सी सुनो, बड़ा ही सिंपल सा सवाल नहीं लग रहा आप लोगों को ये? नहीं सुन ले, एक्चुअल में क्या होता है आप लोगों को पता है? ये बेंजीन है, बेंजीन पर जब नाइट्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? HNO3 प्लस H2SO4 नहीं लिखते हैं? और ये दोनों ही किस में, कौन सी कंडीशन में लिखते हैं? कंसनट्रेटेड। पढ़ा नहीं था? बोला था आप लोगों को ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? NO2 पॉजिटिव। और NO2 पॉजिटिव भी क्या काम करता है? इस पर अटैक करता है। नहीं बस समझ में। तो कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज है इसमें बेसिकली, तो HNO3 से NO2 पॉजिटिव को रिलीज करता है कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। इट हेल्प टू रिलीज द NO2 पॉजिटिव विच इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तब जाके यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है बेटा जी? बेंजीन के ऊपर लगा हुआ NO2। एसिटिक एसिड इज हेलोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड Cl2 बट फॉर्मिक एसिड कांट हेलोजिनेटेड इन दिस वे। एक्सप्लेन। बड़ा ही सिंपल है। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा जी? CH3COH। इस रिएक्शन का नाम कौन बच्चा बताएगा? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस रेड। क्या आप लोगों ने HVZ रिएक्शन का नाम सुना है? पढ़ाया होगा। तो इसमें अल्फा, इसके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसलिए बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा आप लोगों को। लेकिन फॉर्मिक एसिड इज लाइक दिस, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो आप कोई बच्चा इसको अल्फा हाइड्रोजन कैसे मान सकता है? अल्फा कार्बन तो होना जरूरी है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी और ये रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। एक्सप्लेन। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये CH3 है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये CH3 है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H है। आप लोगों को याद आ रहा होगा 11th वाला कुछ डेटा, 12th वाला कुछ डेटा। इट गेट डाइमराइज। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बना देता है बेटा जी? डाइमर बना देता है। और डाइमर का मास ज़्यादा है। अरे हाँ है ना, मास बढ़ने से क्या बढ़ जाता है बेटा जी? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सीधी सी बात। एल्कोहल की बात करूँ भाई, माना कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ 1 मोल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ कितने मोल होगी बेटा एक ही कंपाउंड में? 2 मोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ या ना? इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल भाई। नेक्स्ट आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कांट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन दो बोथ आर हैविंग सेम कार्बोनिल ग्रुप CO। ये कह रहे हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन कराती हैं उनमें जो CO है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO है, इन दोनों में अंतर है। कैसे भाई? देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ये होता है C डबल बॉन्ड OH, जबकि एल्डिहाइड में क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन बना दिया सर ने और ये बना दिया एल्डिहाइड। ये कहते हैं भाई ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अलग टाइप से बिहेव करती हैं और कार्बोक्सिलिक वाली अलग। सीधा सी रीजन है। यहाँ पर अभी ये लॉन पेयर और इसका जो CO है वो रेजोनेंस में आ रहा है, जबकि यहाँ किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं है। नहीं आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन ध्यान से। ये पेपर में आ जाएगा, उस समय हमारा फेस फिर याद आएगा कि सर ने समझाया था लेकिन समझ नहीं पाई। मैं कह रहा हूँ यहाँ जो CO है इसके अंदर पाया जा रहा है रज्जो, मतलब रेजोनेंस, और यहाँ जो CO है यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ जो CO है यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का CO अलग बिहेव करता है, एल्डिहाइड कीटोन का CO अलग बिहेव करता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है? पक्का आसानी से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कह रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड गिव द कैनिजारोज रिएक्शन बट एसिटल्डिहाइड कांट। फॉर्मल्डिहाइड तो कैनिजारो दे देता है लेकिन एसिटल्डिहाइड नहीं देता। भैया कैनिजारो की कंडीशन क्या थी याद करो? नो अल्फा हाइड्रोजन। याद आ रहा है भैया? फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ड्रेसिस पर NaOH डालेंगे, एक को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज, और एक को क्या कर देगा मेरे भाई? रिड्यूस कर देगा, CH3OH। जबकि एसिटल्डिहाइड की बात करूंगा तो ये कैसे कर देगा? इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो एल्डोल कर देगा, इसलिए यहाँ कैनिजारो नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर कैनिजारो नहीं होगी।
समझ में आया नहीं आया? बहुत जल्दी से देखो एक बार, अगले 2-4 सवालों को देखोगे। कह रहे हैं वाई डू एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हायर डाइपोल मोमेंट। इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों होता है कृष्ण? इनका एल्डिहाइड एंड कीटोन का, क्योंकि यहाँ पर होता है पोलर ग्रुप। कौन सा पोलर? C डबल बॉन्ड O, याद आ रहा है? नेक्स्ट आता है फिनॉल इज एसिडिक बट डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल जो है वो एसिडिक तो है, लेकिन वो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता। क्यों? सुनो भाई, तुम्हारा नाम है फिनॉल। अच्छा, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? बता भाई। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होता है। कैसा होता है? वीक एसिड। कौन कह रहा बेसिक भाई? अभी तुझे पढ़ानी है फिनॉक्साइड आयन, वो स्टेबल होता है H+ आयन को देने के बाद, तो कैसा होगा? वो एसिडिक इन नेचर होगा, लेकिन वीक एसिड। और तुम जो रिएक्शन करा रहे हो वो कौन है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन है? सर ये वीक बेस है। अच्छा एक बात बताओ, वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन हो सकती है? अगर ये वीक एसिड है तो इसको रिड्यूस करना है तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस मिलाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा सवाल था भाई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइकोल, पहले तो फोटो याद होना चाहिए। ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH, CH2OH इज हायर देन दैट ऑफ द सिंपल एल्कोहल। भाई ये कोई सिंपल एल्कोहल है, इसमें कितने OH है? एक। इसमें कितने OH है? मतलब क्या सीखे? OH ग्रुप के बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज ईजियर देन दैट ऑफ द बेंजीन। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कि नहीं करता? ये बेंजीन है, ये फिनॉल है। आप एक बात बताओ, फिनॉल के अंदर OH ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है? NO2 पॉजिटिव ईजिली अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ मैं कहूँ तो जब यहाँ पर नाइट्रेशन करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि नाइट्रेशन नहीं होगा, होगा। इससे जनरेट वही होगा NO2 पॉजिटिव, लेकिन उसका जो रेट होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। क्या ये सेंस समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ जो रिएक्शन होगी वो ऑर्थो पैरा पर होगी, और आप लोग जानते हो ऑर्थो पैरा में बनने वाला जो मेजर होगा वो कौन होगा? सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। अच्छा एक बात सुनो, अगर यहीं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता लाइक COH तो ऑर्थो इफेक्ट भी लग जाता है, फिर पैरा ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। 11th क्लास में ना मैंने एक वीडियो डाल रखी है ऑर्थो इफेक्ट के नाम से, सर्च करना मिल जाएगी। ऑर्थो इफेक्ट को एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ऑर्थो इफेक्ट के बारे में ना कुछ लोगों को मिथ होता है, उल्टा सीधा पढ़ा देते तो, लेकिन उसको ठीक तरीके से सीखना चाहते हो ना, एक 20 मिनट की वीडियो है, उसको ज़रूर देख लें भाई, क्योंकि उससे JEE नीट में CBSE में एक सवाल अटक ही जाता है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऑर्थो इफेक्ट को सीखना। भाई मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का? एक सवाल, एक स्लाइड और कर लो, चलो सुनो, एक स्लाइड और कर लो। वाई मिथाइलमीन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट ऑफ द मिथेनॉल। क्या एक सवाल और रह गया? अच्छा वो वाली छोड़ो, उसको कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है, वाई मिथाइल अमीन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द मिथेनॉल। सुनो, मिथाइल अमीन क्या होता है बेटा? CH3NH2, और मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। एक बात सुन ले, दोनों में से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? खत्म आंसर। नहीं बस समझ में क्या लिखोगे? सर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी। यहाँ जाओ, वाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द प्योर अमीन बाय द मोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बात तो मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करोगे तो पहले तुम सोच रहे होंगे कि बनने वाला कंपाउंड 1 डिग्री होगा, पर ये बस तुम सोच रहे होंगे। ये तो पिक्चर बदलती रहती है, तो ये 2 डिग्री से फिर क्या हो जाएगा बेटा जी? 3 डिग्री। तो यहाँ पर मिक्सचर बनने लगता है, इसलिए 1 डिग्री को प्रिपेयर करना एक अच्छा मेथड इससे नहीं है। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन टेक प्लेस मोर रिडली देन डेट ऑफ द बेंजीन। कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमीन, ठीक है। ये कह रहे हैं एरोमेटिक अमीन का मतलब क्या? एनिलीन के पास लॉन पेयर का डोनेशन इजिली इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बट अगर केवल बेंजीन में करूँगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? थोड़ा मुश्किल से होगा या थोड़ी सी देर होगी, इसका रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मैं आगे पढ़ा नहीं रहा, बस स्लाइड्स दिखा रहा हूँ ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर पाएँ। बड़े ही सिंपल से सवाल है। ये कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड है AgCl, डिजॉल्व हो जाता है मिथाइल अमीन में, सोल्यूशन में Y। तो आप बेसिक से
क्वेश्चन से इनका आंसर आप लोग भैया करने की कोशिश करें। कह रहे हैं कोल्ड में ही डाई एजुटाइजेशन एनिलीन करते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेबल होता है कोल्ड में, 0 to 5 डिग्री में ही क्या रहता है, स्टेबल रहता है। हाई टेम्परेचर पे इट गेट कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल, ठीक है, पुरानी बात है। अमाइड लेस बेसिक होता है किससे, अमीन से, ठीक है। अमाइड के अंदर CO ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर जो है शो करने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, वाई इज इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमीन्स। तो बहुत ही बेसिक्स हैं, आप लोग निपटा लोगे बहुत आराम से इन सवालों को। नेक्स्ट देख लीजिए भाई, वाई आर अमाइड एम्फोटेरिक इन नेचर। अमाइड का एम्फोटेरिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि उसमें NH2 ग्रुप भी है और CO ग्रुप भी है। भैया यही तो है इसमें, CH3C डबल बॉन्डो और NH2, हाँ है ना। यहाँ से भैया लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ऐसा करके नेगेटिव चार्ज को गेन भी कर सकता है। आगे बात समझ में। इसके बाद हाईली ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस देन अनब्रांच एसिड। क्या क्लियर, एसिडिक इन नेचर पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है इनका, एसिडिक नेचर पूछा, बता दोगे आप लोग। मिथाइल अमीन द वाटर रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड, सिंपल है। चलो तो इस टाइप का बेसिक से 54 सवाल है, 55 सवाल है। सुनो भाई, कक्षा 12th के बच्चे सुन लो भाई, 10 जनवरी को हम लोग मिलने वाले हैं भाई, ट्यूसडे है। सुन लीजिए, एक चैप्टर जिसका नाम पॉलीमर है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम बायोमोलिक्यूल है, तीसरा चैप्टर जिसका नाम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है, चौथा चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पांचवा चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोजन, और छठा चैप्टर है जिसका नाम है GPI, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, जिसको प्यार से मेटलर्जी भी कहते हैं, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं, GPI। हाँ भेज दूंगा, ठीक है भाई। सुन लीजिए 10 जनवरी को टेस्ट, 6 आपके पास पेपर हैं, 6 चैप्टर हैं, कृपया करके ठीक से पढ़ लें, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस दूंगा, 45 करने होंगे। नीट के पैटर्न पर सवाल बनेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। जेई के पेपर में तो सवाल ही 30 आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 30 ना दे के 50 दे रहा हूँ इस टेस्ट के लिए, ताकि सारा ठीक ठाक तरीके से कवर हो जाए। सुन लो जी सर, पेपर में तैयारी कैसे करें, मैंने जैसे बताया वो फॉलो करेंगे, नोट्स फॉलो करें। दूसरे इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ के आएँ, क्योंकि ये वही सवाल है जो डायरेक्ट NCERT की लाइन टू लाइन आ जाते हैं, और मैं भी वही बनाने वाला हूँ जो बाकियों ने बनाया है। आगे बात समझ में। तो मैं हिंट कर रहा हूँ आप लोगों को, तरीके से सवाल करने की ज़रूरत होगी आप लोगों को। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और सुनिए, NCERT के जो ये मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं इनको ठीक तरीके से कवर कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।